हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। दोस्तों, आज अपन जो टॉपिक के एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे वो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। जीआई सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल रिसेंटली एग्जाम्स में, तो उन्हीं के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर नॉलेजेबल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एन ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल डक्ट कोजेज। ऑब्स्ट्रक्शन जो हो जाता है बाइल डक्ट में, वो क्या कोज करता है? तो वो क्या कोज करता है आप सभी को पता है, जॉइंडिस कोज करता है। जॉइंडिस कोज करता है। जॉइंडिस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन करें तो जॉइंडिस को किस नाम से जाना जाता है? दूसरा नाम क्या है? इक्टेरस। क्या? इक्टेरस। ठीक है, सुना होगा आपने, इक्टेरस नाम से जॉइंडिस को जाना जाता है। अब देख लेते हैं जॉइंडिस की डेफिनेशंस क्या होती है। मेनली जॉइंडिस बोलते हैं किसको अपन? तो जॉइंडिस में देखिए क्या होता है, येलोविश और ग्रीनिश, ये दो वर्ड आप याद रखना। क्या? येलोविश होता है और ग्रीनिश। येलोविश और ग्रीनिश। पिगमेंटेशन ऑफ स्किन एंड स्क्लेरा। किसका? ये किसका पिगमेंटेशन हो जाता है? स्किन का एक तो, और एक स्क्लेरा। इन दोनों जगह पे स्किन पिगमेंटेशन जो है येलो हो जाता है। तो किसकी वजह से होता है ये येलो और ग्रीनिश पिगमेंटेशन, वो भी आप बता दीजिए किसकी वजह से होता है। तो जो बिलीरुबिन लेवल जो है, क्या? बिलीरुबिन लेवल जो है वो हो जाता है हाई। बिलीरुबिन लेवल हाई होता है, उसकी वजह से क्या कोज होता है? जॉइंडिस। क्या? जॉइंडिस। बिलीरुबिन लेवल हाई होने की एक मेन वजह क्या है वो आप सबको पता होनी चाहिए, आरबीसी ब्रेकडाउन। जी हाँ, क्या होता है? आरबीसी ब्रेकडाउन। आरबीसी ब्रेकडाउन। आरबीसी ब्रेकडाउन होगा, उसकी वजह से बिलीरुबिन लेवल बढ़ेगा। ठीक है, एक बात तो ये आप ध्यान में रखिएगा। एक कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नियोनेटल जॉइंडिस से रिगार्डिंग। क्या? नियोनेटल जॉइंडिस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो नियोनेटल जॉइंडिस की भी बात कर लेते हैं। इसको भी दो टाइप में अपन देख सकते हैं, एक तो होता है फिजियोलॉजिकल और एक होता है पैथोलॉजिकल। क्या? एक तो कौन सा होता है? फिजियोलॉजिकल, एक होता है पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल की अगर अपन बात करें तो फिजियोलॉजिकल तो 24 या 48 घंटे बाद होता है, जबकि पैथोलॉजिकल जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर ही हो जाता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कौन सा देखने को मिलता है? तो वो देखने को मिलता है फिजियोलॉजिकल। कौन सा? फिजियोलॉजिकल, चाइल्ड्स के अंदर। ठीक है, ये तो बात हो गई जॉइंडिस की। अब अगर अपन लेवल की बात करें, बिलीरुबिन लेवल की बात करें न्यूबॉर्न या नियोनेट में, तो वो कितना होता है? अगर अपन 24 घंटे से पहले की बात कर रहे हैं, 24 घंटे से पहले की बात कर रहे हैं, तो वो होगा 10 mgdl। अगर अपन 24 से लेके 48 घंटे तक की बात कर रहे हैं तो वो 15 होगा, और अगर 48 से ऊपर अपन बात कर रहे हैं तो वो 18 या 20, 18 से 20 या अपन 18 तक की बेसिकली इसको मानते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कंप्लीटली जॉइंडिस के रिगार्डिंग जो भी रिसेंटली एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जॉइंडिस, ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल डक्ट क्या होता है? जॉइंडिस। ओके, इसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन है डायरिया टेक्स आउट टू मच ऑफ वाटर एंड मिनरल्स विच कोज। डायरिया में क्या होता है आपको पता है, बहुत ज़्यादा जो वाटर और मिनरल्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से शरीर में पानी और मिनरल्स की कमी हो जाती है। उसकी वजह से क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। डिहाइड्रेशन को आप स्किन पिंच से नोट कर सकते हो। ठीक है, डिहाइड्रेशन के बारे में आगे अपन डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोस अल्सर। क्या? कौन सा टेस्ट है जो अल्सर डायग्नोस किया जाता है? तो वो होता है एंडोस्कोपी। ईसीडी अपन बोल सकते हैं। एंडोस्कोपी से अपन अल्सर डायग्नोस करते हैं बेसिकली। जी हाँ, एंडोस्कोपी से अपन अल्सर डायग्नोस करते हैं। ठीक है, सीटी स्कैन आपने पढ़ाई होगा, कंप्यूटर टोमोग्राफी और एक्सरे पढ़ रखा है आपने। बेरियम स्वैलो क्लियरली विजन के लिए अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट,
अपर जीआईटी ट्रैक्ट। क्या? अपर जीआईटी ट्रैक्ट का क्लियर विजन पाने के लिए अपने को बैरियम स्लो एक्सरे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा था अपने से, अल्सर के डायग्नोसिस के लिए ईसीडी यानी कि एंडोस्कोपी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मेजर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर पेप्टिक अल्सर। काफ़ी एग्जामों का चॉइस क्वेश्चन है ये कि पेप्टिक अल्सर का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ठीक है, तो पेप्टिक अल्सर का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्फेजिया मीन्स क्या? डिस्फेजिया क्या होता है? डिस्फेजिया होता है डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, निगलने में दिक्कत हो रही है कोई चीज़ को, क्या? निगलने में दिक्कत हो रही है, उसको बोलते हैं डिस्फेजिया। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन दे रखा है एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग। एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग को अपन बोल सकते हैं एपनिया। क्या? एपनिया, एपनिया बोलते हैं। और एक है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, इसको बोलते हैं अपन डिस्निया। क्या? डिस्निया। एक एक ऑप्शन के बारे में जान लीजिए आप, ताकि आगे कोई दिक्कत ना रहे। डिस्निया। डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट, क्या बोलते हैं? ब्रेडिपनिया। ब्रेडिपनिया, क्या बोलते हैं? ब्रेडिपनिया, ब्रेडिपनिया। ठीक है, अपना आंसर क्या है? डिस्फेजिया, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैसिलरी डिसेंट्री कॉजेटिव एजेंट इज, यानी कि बैसिलरी डिसेंट्री का कॉजेटिव एजेंट क्या है? तो कॉजेटिव एजेंट है सीजेला। क्या? सीजेला, आप याद रखना, पॉजिटिव एजेंट है बैसिलरी डिसेंट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट वुड बी यूज टू असेस ए क्लाइंट विद एक्यूट अपर जीआई ब्लीडिंग। अपर जीआई ब्लीडिंग के बारे में पूछा है, तो अपन एंडोस्कोपी से अपन ध्यान में रख सकते हैं कि जो अपर जीआई ब्लीडिंग है वो एंडोस्कोपी से डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमोबिक डिसेंट्री कॉज्ड बाय एंट अमीबा। एंट अमीबा एक एमेबिक फैमिली का अमीबा होता है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका भी आता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? एमोबिक डिसेंट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, रिस्क इज मोर आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कौन सा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद मोर रिस्की होता है? तो हेपेटाइटिस सी। क्या? आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या? आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कौन रिस्की होता है? हेपेटाइटिस सी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ब्लड बोर्न हेपेटाइटिस बी भी है वैसे, लेकिन ज़्यादा चांस रहते हैं हेपेटाइटिस सी के। हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है। ये किसकी वजह से होता है? जैसे कॉन्टामिनेटेड हो जाते हैं, उस वजह से सैनिटेशन नहीं रहता, उस वजह से हेपेटाइटिस होता है। और हेपेटाइटिस डी के बारे में एक खास बात यह है कि हेपेटाइटिस डी जो है वो हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ ही होता है। ठीक है, अगर आपको हेपेटाइटिस बी है तो बहुत चांसेस हैं कि आपको हेपेटाइटिस डी भी कोज हो जाए। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ये कोरिलेट होते हैं एक दूसरे से, बी और डी। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमेटेमेसिस क्या होता है? हेमेटेमेसिस होता है ब्लड इन वोमिटस, यानी वोमिटिंग के साथ ब्लीडिंग हो रही है तो अपन क्या बोलते हैं उसको? हेमेटेसिस। हेमेटेमेसिस क्या बोलते हैं? हेमेटेमेसिस। ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। ठीक है दोस्तों, हेमेटोचेजिया बोलते हैं फ्रेश ब्लड इन स्टूल, क्या बोलते हैं? हीमेटोचेजिया। ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन रेंज। तो देखिए डायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन रेंज की बात करें तो वो होती है 0.1 से 0.4 mg/dl। कितनी होती है? 0.1 से 0.4 mg/dl। और ये जो 0.2 से 0.8 दिया गया है ये होती है इनडायरेक्ट। क्या होती है? इनडायरेक्ट। ये सभी चीज़ें आप याद रखिएगा, क्या होती हैं? इनडायरेक्ट। और अपन 0.3 से 1.6 की बात करें तो ये टोटल बिलिरुबिन लेवल को दर्शाता है, टोटल बिलिरुबिन लेवल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोज ऑफ गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस क्या होता है? स्टोमक लेयर्स का इन्फ्लामेशन गैस्ट्राइटिस होता है। किसकी वजह से होता है? एच पाइलोरी इन्फेक्शन होता है। ओवर यूज ऑफ NSAIDs नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स।
जी हाँ, इनसे भी होता है, स्टोमक अल्सर बोलो या गैस्ट्राइटिस बोलो। एल्कोहल और स्मोकिंग से भी होता है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट ऑप्शन होगा। एच पायलोरी की वजह से भी होता है गैस्ट्राइटिस, NSAID के ओवर यूज से भी होता है, और एल्कोहल और स्मोकिंग से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सा, ORS यूज्ड इन, क्या ORS किस में यूज किया जाता है? तो आप सबको पता है ORS यूज किया जाता है डायरिया में। किस में? डायरिया में। क्यों? क्योंकि डायरिया में डिहाइड्रेशन हो जाता है, और ORS क्या करता है? डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है। ORS की कंपोजिशन की बात कर लेते हैं साथ ही साथ, क्या ORS के कंपोजिशन की भी बात कर लेते हैं। सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड, और एक होता है सिट्रेट। कितना कितना होता है ये देख लीजिए आप। सोडियम क्लोराइड होता है 2.6 ग्राम, WHO के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको। पोटेशियम क्लोराइड होता है 1.5 ग्राम, ग्लूकोज होता है 13.5 ग्राम, और सिट्रेट की बात की जाए, सिट्रेट होता है 2.9 ग्राम। ये टोटल की अपन बात की जाए तो 20.5 ग्राम का आता है ORS में, और इसको डिजोल्व किया जाता है 1 लीटर वाटर के साथ में, और 24 घंटे के भीतर भीतर इसको पिलाना रहता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, कहीं भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ORS से रिगार्डिंग इसके रिलेटेड, ठीक है। आपको ORS समझ में आ गया होगा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्लिनिकल सिम्टम ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस के क्लिनिकल सिम्टम्स कौन कौन से हैं? देखिए, फीवर, चिल्स, हेडेक, ये तो होते हैं वायरल में। बॉडी एक भी होगा, और जॉइंडिस भी होगा। हेपेटाइटिस में जॉइंडिस होगा क्योंकि लीवर डिजीज है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फीवर, चिल्स, हेडेक, बॉडी एक, जॉइंडिस, ये सभी हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस के लक्षण हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। मीनिंग ऑफ हीमेटोचेजिया। हीमेटोचेजिया का मीनिंग क्या होता है? तो ब्लीडिंग पर रेक्टम, और वो भी फ्रेश ब्लीडिंग। क्या? फ्रेश ब्लीडिंग रेक्टम से क्या होती है? हीमेटोचेजिया। माउथ ब्लीडिंग अपने हेमेटेमेसिस वोमिटिंग के साथ पढ़ ली थी। गम्स में जो ब्लीडिंग होती है उसको बोलते हैं जिंजिवाइटिस। जिंजिवाइटिस यानी गम इन्फ्लामेशन होता है, उसमें होती है गम्स में ब्लीडिंग। और ब्लीडिंग इन लंग्स, तो वो तो लंग हेमरेज ही होगा। क्या? लंग हेमरेज होगा, ठीक है, लंग हेमरेज होगा। तो यहाँ पे पूछा गया था हेमेटोचीजिया, और हेमेटोचीजिया होती है ब्लीडिंग पर रेक्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिम्टम्स ऑफ डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया कोई चीज़ को निकलने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, डिस्पेप्सिया। तो क्या होगा डिस्पेप्सिया में? डिस्पेप्सिया में होगा एपिगैस्ट्रिक बर्निंग पेन, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइटिस, बर्पिंग, ये सारे ऑप्शन ही सही हैं। तो क्या होगा? एपिगैस्ट्रिक बर्निंग पेन भी होगा, एपेटाइटिस कम हो जाएगी, और बर्पिंग यानी कि डकार ज़्यादा आएंगी, ठीक है। ये सभी चीज़ें इसमें होंगी डिस्पेप्सिया में। एप्थोस अल्सर्स। एप्थोस अल्सर रिड्यूस बाय। एप्थोस अल्सर को अपन किससे रिड्यूस कर सकते हैं? तो अगर अपन ओरल हाइजीन की बात करें और ओरल हाइजीन को गुड रखें तो माउथ अल्सर से अपन प्रिवेंट हो सकते हैं। किससे? माउथ अल्सर से। प्लेंटी ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, उसके कारण भी अपन एप्थस अल्सर से बच सकते हैं। एंश्योर टूथब्रश हैज़ अलाइंड एंड सॉफ्ट ब्रश। सॉफ्ट ब्रश का यूज करें, उसकी वजह से भी अपन एप्थस अल्सर से बच सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, मैनेजमेंट ऑफ बैसिलरी डिसेंट्री। क्या मैनेजमेंट ऑफ बैसिलरी डिसेंट्री क्या होता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे अपन। डिसेंट्री देखिए, प्रिवेंट एंड ट्रीट डिहाइड्रेशन। ये तो आपको पहला काम करना है कि आपको डायरिया, जैसे डिसेंट्री से पहले क्या होगा? डिसेंट्री से पहले डायरिया होगा। अबव 3 या 3 से ज़्यादा बार अगर वाटर स्टूल हो रहे हैं तो डायरिया होगा। और अगर स्टूल के साथ ब्लीडिंग आ रही है, ब्लड आ रहा है, तो फिर वो डिसेंट्री होगी, ठीक है। तो पहले तो आप डायरिया से प्रिवेंट कीजिए ना। प्रिवेंट एंड ट्रीट डिहाइड्रेशन, यानी कि आप डिहाइड्रेशन से बचाइए पहले तो आप, चाहे आप ORS दीजिए चाहे आप वाटर दीजिए। ORS भी इसमें ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन ORS ही है इसमें, तो ये दोनों चीज़ हो जाएंगी। और अपन एंटीबायोटिक के तौर पर दे सकते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नेगेटिव होती है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg दे दो आप 12 आवर्स 5 दिन के लिए, यानी कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg
BD दे सकते हो आप 5 दिन के लिए, ठीक है। सिप्रो 500 mg BD 5 दिन के लिए, ग्राम नेगेटिव होती है सिप्रो, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो तीनों ही ऑप्शन हो जाएंगे, प्रिवेंट एंड डिहाइड्रेशन, ORS दे दो, सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 mg BD 5 दिन के लिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, पेन क्या होता है? पेन क्या है? एक अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, ये तो सही बात है। सब्जेक्टिव इन नेचर, तो एक बात आप ध्यान में रखना, एक होता है सब्जेक्टिव डेटा, एक होता है ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा में पेशेंट अपने को बताता है खुद, क्योंकि पेशेंट को डायरेक्टली फील होता है, अपन उसको देख नहीं सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव में अपन देख सकते हैं, जैसे कोई एडिमा हो गया, ठीक है, कोई कैंसर लाइक स्ट्रक्चर हो गई, वो बाहर से अपने को दिखाई दे रही है। लेकिन सब्जेक्टिव में क्या है, वो पेशेंट को ही फील होता है, जैसे पेन हो गया तो वो सब्जेक्टिव होता है नेचर में। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। देखिए, फिफ्थ वाइटल साइन के रूप में पेन को माना जाता है नॉर्मल कंडीशंस में, फिफ्थ वाइटल साइन। और इमरजेंसी कंडीशन, ये तो नॉर्मल कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन में फिफ्थ वाइटल साइन क्या माना जाता है? प्यूपिल रेस्पॉन्स। क्या? प्यूपिल रेस्पॉन्स। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, द IV फ्लूइड ऑफ चॉइस इन ए पेशेंट विद सीवियर डिहाइड्रेशन। अगर किसी पेशेंट को सीवियर डिहाइड्रेशन है तो कौन सा फ्लूइड ऑफ चॉइस होगा उसके लिए? तो अपन जाएंगे रिंगर लैक्टेट के साथ में। किसके साथ? रिंगर लैक्टेट के साथ में। वैसे मैं आपको बता दूं 5% डेक्सट्रोज भी दे सकते हैं, DNS भी दे सकते हैं, और IV एल्बुमिन। देखिए, एडिमा कोज कर देगा, ये तो नहीं देंगे अपन। 5% डेक्सट्रोज अपन देते हैं हाइपोग्लाइसेमिया में, हाइपोग्लाइसेमिया की फ्लूइड ऑफ चॉइस है 5% डेक्सट्रोज। और DNS अपन दे सकते हैं हाइपोवोलेमिया में भी, हाइपोवोलेमिया में, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखना। लेकिन चॉइस कौन से होगा सीवियर डिहाइड्रेशन में? चॉइस होगा रिंगर लैक्टेट, 6D ऑप्शन राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी कॉल द सब्सटेंस दैट कैन स्टॉप वोमिटिंग। वोमिटिंग रोकने वाले सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? एंटी एमेटिक बोलते हैं। और एंटी एमेटिक के तौर पे अपन देखें तो एक अपने MCP याद रखते हैं और एक अपन ओंडास्टेरोन याद रखते हैं। ये दोनों क्या हैं? एंटी एमेटिक एजेंट हैं, ठीक है। एंटी हिमोलाइटिक क्या होते हैं? जो ब्लड क्लॉटिंग से प्रिवेंट करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक आप जानते ही हो, बैक्टीरिया से प्रिवेंट करते हैं। एंटीसेप्टिक कोई भी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन बी यूज्ड एज एन एंटी एमेटिक। यहाँ पे पूछ लिया गया है कि एंटी एमेटिक ड्रग कौन सी है। तो ओंडास्टेरोन क्या है? एंटी एमेटिक ड्रग है, ठीक है। ये BP के रिगार्डिंग है, और ये ब्लड क्लॉटिंग के रिगार्डिंग है, और ये जॉइंटिस में दी जाती है, ठीक है, फिनोबार्बिटोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ कोलेरा इज। कोलेरा का क्लिनिकल फीचर्स की बात की जाए, कोलेरा के क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है? तो एक्यूट वोटरी डायरिया, सही बात है। स्टूल में ब्लड ये नहीं होता, ये डिसेंट्री में होता है। नो म्यूकस इन स्टूल, ये तीनों ही कोलेरा के क्लिनिकल फीचर्स हैं, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। क्या? एक्यूट वोटरी डायरिया हो गया, नो ब्लड इन स्टूल हो गया, और नो म्यूकस इन स्टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एग्जाम्पल ऑफ NSAID इंक्लूडेड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जो पेन रिलीव में काम आती हैं, उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? देखिए, तो एस्पिरिन जानी पहचानी ड्रग है, और एक आइबुप्रोफेन, ये दोनों NSAID के उदाहरण हैं। डेक्सोमेथासोन की बात करें तो स्टेरॉयड है, एलर्जी कंडीशंस में दी जाती है, ठीक है। तो क्या है? डेक्सामेथासोन और बेटामेथासोन स्टेरॉयड हैं।